हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हम लोग मूल अधिकार को डिस्कस करें, फंडामेंटल राइट को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 90 तक ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 91 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? भारत का वह कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो सही जवाब है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। 92 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? तो सही जवाब है अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 93 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो ए और आर दोनों सही है। आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना और उसका प्रशासन का जो है अधिकार होगा। अनुच्छेद 30(2) के अनुसार शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। अतः कथन और कारण दोनों सही है। 94 है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है। सही जवाब है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, यानी सी ऑप्शन। 95 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन देखिए, उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत यह जो है शक्ति प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधान मंडलों के द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 में, यानी मूल अधिकार में दिए गए किसी भी उपबंध में या उपबंध की असंगति में है। प्रश्न संख्या 96, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो देखिए, अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत
संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। 97 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सही जवाब है सर्वोच्च न्यायालय। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। 98 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? तो सही जवाब है न्यायपालिका को। सी ऑप्शन। देखिए 99 है निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 100 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है डी ऑप्शन सही नहीं है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं है, मतलब सही स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन तो डी बिल्कुल सही है। मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, न कि राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 102 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो सही जवाब है मौलिक अधिकार। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। 102 है निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका कथन है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। 103 है निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा सही है। कथन ए कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। इसमें जो सही जवाब है ए और आर दोनों सही है, और ए की सही स्पष्टीकरण जो है वो आर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद प्रश्न संख्या 104 है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए। पहला कथन है, आप पहला कथन को एक बार देख लीजिए, इसके बाद दूसरे कथन को भी देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है। इन दोनों में से जो सही जवाब है, यानी क्या पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है? दोनों सही है। एक बार आप एनालिसिस कीजिएगा, प्रश्न को पढ़िएगा और फिर जवाब दीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 2 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए ऐसे निर्देश या आदेश या रीट
जिसके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट है जो भी समुचित हो इसका प्रयोग कर सकता है। इसीलिए कथन ए सही है, पहला सही है। संविधान के अनुच्छेद 32 के खंड 3 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद उच्चतम न्यायालय के द्वारा खंड 2 के अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों का किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त कर सकेगी। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। प्रश्न संख्या 105, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए भी जो है विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। 106 है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को प्रलेख को जो है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। पहला है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। बंदी, प्रत्यक्षीकरण प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय के द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया। इसके द्वारा बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। 107 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण को, ये एक रिट है, याद रखिएगा। आर्टिकल 226 के अनुसार उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस रिट को जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उस मामले में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरोध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है। चूंकि 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 का आपात की घोषणा के काल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है, अतः व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण रिट हो गई है। देखिए, उल्लेखनीय है कि जहां उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के जो रिट है हैबियस कॉर्पस, इसको केवल मूल अधिकार के उल्लंघन के दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकता है, वहीं उच्च न्यायालय उसे उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं। 108, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रिट या जो याचिका दायर की जाती है वह है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस, सी ऑप्शन। 109, आपको सुमेलित करना है, सुमेल कीजिए और बताइए कि सही जवाब क्या होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है हमारे शरीर चाहिए, हमें मतलब हमारे शरीर को, यानी हमें उस व्यक्ति को जिसे बंदी बनाया गया है उसे आजाद किया जाए, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए, इसका मतलब है। परमादेश, हम आदेश देते हैं,
कि ये कीजिए, ठीक है, आदेश दिया जाता है किसको, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या उससे नीचे के न्यायालय को ऐसा आदेश देता है, या उच्च न्यायालय उससे नीचे के न्यायालय को मतलब कि आदेश देता है। प्रतिषेध का मतलब है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। अधीनस्थ न्यायालय यानी अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर के जो न्यायालय हैं उनको अपने दायरे से बाहर कार्य करने को रोकते हैं प्रतिषेध। तो याद रखिएगा, प्रतिषेध का मतलब अधीनस्थ न्यायालय का जो है लेख। और उत्प्रेषण यानी पूर्णतः सूचित की जाए, ठीक है। और अधिकार परीक्षा यानी किस आप अधिकार से जो है इस तरह के कह सकते हैं कि जो अधिकार परीक्षा है, किस अधिकार से आप जो है किसी पद को धारण किए हैं उसका कारण इस तरह से जानने के लिए जो है अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारे शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। उत्प्रेषण का मतलब है पूर्णतः सूचित की जाए। और अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिषेध, यानी टू बी सर्टिफाइड। सी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त शब्दार्थ है, न कि मतलब कि प्रतिषेध रिट के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण, सी ऑप्शन। उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। आयोग ने भी अपनी अंतिम उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना है। 112 है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को क्या कहा जाता है? उस रिट याचिका को मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस मतलब परम आदेश। इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं और इस प्रकार से यह जो रिट है इस रिट को कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए मतलब कि जारी किया जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। अपने दायित्व को निर्वहन के लिए इस तरह के रिट मतलब कि परम आदेश या मैंडमस जारी किया जाता है। अपने दायित्व को अगर कोई पूरा व्यक्ति नहीं करता है, अपने जो ड्यूटी है उसको पूरा नहीं करता है, तो इस तरह से इसके लिए जो है मैंडमस रिट जारी की जाती है। 113, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लिख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन के लिए लिख जारी करता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परम आदेश। हम आदेश देते हैं, बी ऑप्शन। 114 है, निम्न का सही मिलान करें। सही मिलान करना है और बताना है सही जवाब क्या होगा। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 के तहत। शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है यह अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत है। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। यानी सही जो विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। 115 सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, बताइए सही ऑप्शन क्या है। अनुच्छेद 16(2) के तहत अगर बात करें तो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 16(2) का जो मिलान होगा 2 से होगा। अनुच्छेद 29 जो 2 है
29(2) इसमें अगर बात करें तो इसका सही स्टेटमेंट है, किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो अनुच्छेद 30(1) है, 30(1) इसके तहत अगर बात करें तो देखिए, सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) के तहत अगर बात करें तो 31(1) में जो प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस तरह से सही विकल्प है विकल्प ए। इसको एक बार मिलान करके आप देख लीजिएगा। चलिए इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 16(2) के तहत अगर बात करें तो जो प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 29(2) के तहत अगर बात करें तो किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य के द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30(1) के तहत जो प्रावधान है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने या उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। आर्टिकल 31(1) है, 31(1) में किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण आर्टिकल 23 दिया गया है, सही नहीं है। इसका जो आर्टिकल है 23 नहीं है बल्कि 22 है, 22, आर्टिकल 22। देखिए, मौलिक अधिकार के तहत अगर बात करें तो अस्पृश्यता का अंत का जो संबंध है आर्टिकल 17 से है। 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को निषेध किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 22 के तहत अगर बात करें तो इसमें प्रावधान है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जो है दिया गया है, याद रखिएगा। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 117 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 के तहत प्रावधान है, उपाधियों का अंत किया गया है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित जो अनुच्छेद है वह आपका अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद 26। अल्पसंख्यकों की भाषा का जो संरक्षण है इसका संबंध है अनुच्छेद 29 और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A है या क है। तो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उपाधियों का जो अंत है इससे संबंधित, यानी उपाधियों का जो अंत है या जो उपाधियों का निषेध है अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। 118 है, आपको सुमेलित करना है, तो चलिए मिलान करते हैं और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का जो संबंध है संविधान के 42वां संशोधन 42 जो संशोधन था इससे संबंधित है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है किसके तहत? तो केशवानंद भारती केस के बाद ऐसा मतलब कि प्रावधान किया गया था। इनका संबंध है केशवानंद भारती मामले, केरल राज्य। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है इसका जो संबंध है मिनर्वा मिल केस से है, मिनर्वा मिल केस।
और इंसानों के अनैतिक व्यापार का जो निषेध है वो अनुच्छेद 23 के तहत है। यानी सही जो विकल्प होगा, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया। संसद मौलिक अधिकारों में अगर बात करें तो इसका जो संबंध है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस से, ठीक है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो केशवानंद भारती जो मामले थे केरल का 1973 का, उसके बाद ऐसा हुआ। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है मिनर्वा मिल्क केस में दिया गया। इंसानों के अनैतिक व्यापार का जो निषेध है वो संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत है। 119 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है ए को छोड़कर बी सी डी कथन गलत है, यानी बी सी डी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो कौन सा कथन गलत है? तो आपका बी। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी गलत है। और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये भी गलत है। बी और सी, बाकी जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर बात करें तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 के अंतर्गत है, अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसके अलावा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता इत्यादि लिए गए हैं। मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती है। प्रोफेसर केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान है। देखिए उच्चतम न्यायालय के अनुसार अगर बात करें तो मौलिक अधिकारों सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान के मूल संरचना को नहीं बदल सकती है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन और सामंजस्य संविधान की मूल संरचना में शामिल है। प्रश्न संख्या 120, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? किस वाद ने, किस केस ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो सही जवाब है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था 1973 का, इसमें याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस तथा इसके बाद 1965 में सज्जन सी बनाम राजस्थान राज्य में वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि संसद संविधान के प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार वाद के विपरीत संसद के द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय दिया। वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, इसीलिए विकल्प ए को अभिष्ट उत्तर के रूप में चिन्हित किया गया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन जो शक्ति है विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। वह मूल अधिकारोों का संशोधन तो कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है, ताकि आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट सेशन को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया भी देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।